92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा। और मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ स्नेहवीर गोसाई की लिखी कहानी प्यार की खुशबू, बिना किसी एड ब्रेक के। खुशबुओं से मेरा गहरा रिश्ता है, शायद सभी का होता है। मेरे जहन में यादें खुशबुओं की छोटी छोटी शीशियों की शक्ल में कैद हैं। सुबह स्कूल जाते समय गर्म उड़द की दाल में हींग और धनिए की भीनी भीनी खुशबू, पेड़ों पर अधपके अमरूदों की खुशबू, पहली बारिश में मिट्टी से उठती सौंधी खुशबू, डैडी की पुरानी डिक्शनरी के पन्नों की खुशबू, और न जाने कितनी ही खुशबुएं हैं जो जहन में उठते ही पुरानी यादों को ताजा कर देती हैं। मुझे याद है बचपन में डैडी खाना खाने के बाद मेरे साथ खेला करते थे। खेलते समय उनके केसर वाले गोल डब्बे से जो खुशबू आती थी वो मुझे उनके पास ही रहने को मजबूर कर देती थी। डैडी बचपन में ही गुजर गए, पर केसर की उस खुशबू से मैं आज भी खुद को उनके करीब महसूस करता हूं। तब तो एहसास भी नहीं था कि मैं कितनी खुशबुओं से घिरा हुआ हूं। पिछले कुछ दिनों में एक खुशबू ने मेरी जिंदगी बदल दी है। मेरी सुबहें उस खुशबू का इंतजार करती हैं, मेरी शामें उसके तसव्वुर में डूबी रहती हैं। मुझे अब तक विश्वास ही नहीं होता अपने पागलपन पर, लेकिन जब कोई खुशबू आपके मन को तर कर जाए और उसका ठिकाना न मिले तो किसी का भी बेचैन हो जाना लाजमी हो जाता है। ख्याल हवा में उसकी तस्वीर बनाने लगते हैं, कदम पूरे जिस्म से बगावत करके उसकी ओर बढ़ने से खुद को रोक नहीं पाते। आपका दिल और दिमाग एक तलाश पर निकल पड़ते हैं। वो खुशबू सांसों में घुल के एक अजीब सा नशा पैदा करती थी। वक्त की बड़ी पाबंद थी। सुबह चाय पीने के बाद ठीक 7:30 बजे जब मैं सामने वाले पार्क में टहलने जाता तो नशे में घुली हुई वो खुशबू मुझको कुछ पलों के लिए वहीं रोक लेती। प्राणायाम करने के लिए मैं जैसे ही सांसों को जोर से खींचता, वो खुशबू हवा के साथ मेरी सांसों में भर जाती। वो वैसी खुशबू नहीं थी जो आधे किलोमीटर के फासले से ही किसी की मौजूदगी का एहसास करा देती है। ये तो वो खुशबू थी जिसे भीने भीने खुद से समाने के लिए सांसें अपने आप गहरी और गहरी हो जाती हैं। पार्क की बेंच पे ध्यान में डूबे अपने मन को जगाकर मैं जब तक इस खुशबू को पहचानने की कवायद करता तब तक वो हवा में लीन हो चुकी होती। उसकी मौजूदगी को मैं अच्छे से महसूस करता था। मेरी तन्हा सुबहों के बीच वो सिर्फ एक महक नहीं रह गई थी, बल्कि एक किरदार बन गई थी। कुछ दिन तक ये सिलसिला यूं ही चलता रहा और मेरे मन में उसको जानने की इच्छा और भी तेज होती गई। सोचा किसी दिन रोक लूं, लेकिन फिर मन घबरा जाता, कहीं वो बुरा न मान जाए। लगभग 2 हफ्तों तक वो खुशबू मेरे दिलो दिमाग में छाई रही और मैं इसी घबराहट में जीता रहा। लेकिन तीसरा हफ्ता आते आते मुझसे रहा नहीं गया। एक दिन मैंने पार्क के माली से पूछ ही लिया, दादा 7:30 बजे के आसपास मेरी बेंच की तरफ कौन आता है? हमने तो किसी को नहीं देखा साहब। किसी को नहीं देखा? ऐसा कैसे हो सकता है? अगर 7:30 बजे कोई नहीं आता तो फिर वो कौन है जिसकी महक अब तक मेरे जहन में है? आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पे। 7:30 बजे तो यहाँ कोई नहीं आता, आपको कोई गलतफहमी हुई होगी। मैंने दूसरे माली से पूछा तो यही जवाब मिला। मुझे हैरानी भी हुई और मायूसी भी। तलाश भटक गई लेकिन रुकी नहीं। अनजान सवेरों से दोस्ती जो कर ली थी मैंने। बात उन दिनों की है जब मैं याद शहर में नया नया आया था। काम की तलाश दूल्हे या दुल्हन की तलाश से कम नहीं होती। कोई आपके लायक नहीं, किसी के आप लायक नहीं। अपने खालीपन को भरने के लिए मैंने सुबह सैर करने की सोची। यहीं से एक अमवक्त सिलसिला शुरू हुआ। पार्क जाने के अलावा दिन में मैं कभी कभार ही घर से बाहर निकलता था, इसलिए मैं सुबह के उस वक्त और उस रास्ते को बहुत एंजॉय करता था। टूटी फूटी सड़कों, चंद पेड़ों और कुछ मकानों के अलावा भी सड़क में कुछ खास बात थी। उस सड़क पे आवाजों का एक नक्शा बना हुआ था। घर से बाहर निकलते ही एक मंदिर था। उसमें सुबह काम पर जाने से पहले श्रद्धालु घंटियों की टन टन से भगवान को जगा के जाते थे। टन टन से लेफ्ट लेके मुन्ना नाई की दुकान पे सुबह सुबह 20 साल पुराने फिल्मी गानों की फटी आवाजें आती थी। फटी आवाज से 4 कदम आगे किसी घर में रेडियो पर रामचरितमानस का पाठ होता था, और रामचरितमानस से बस 8 कदम की दूरी पर तो था गुलजार, उस पार्क का नाम था। ये आवाजें हर रोज ठीक वक्त पे मेरे आने का इंतजार करती थी, मगर उस महक की तो आहट भी नहीं होती।
वो कब आती और कब हवा में गुम हो जाती पता ही नहीं चलता। कुछ दिन और उसकी तलाश में बीते और मैं बेसब्र सा हो गया। मैंने अपने ख्यालों में उसकी तस्वीर भी बना ली थी। खुशबू से लगता है कोई 24-25 की होगी। ये बात सुन के मेरे दोस्त हैरान रह गए। अरे वाह मियां, खुशबू से ही उम्र पहचान गए। अरे तुमको कैसे पता वो लड़की है? मैंने हंस के जवाब दिया, सुंदर लड़कियों की पसंद को मैं अच्छी तरह से पहचानता हूं। मेरी रुमानियत पे उन लोगों को हंसी आ रही थी। अच्छा, तो अब वो सुंदर भी हो गई? मैंने कहा, तू देख लेना, कल तो मैं पार्क के गेट पे उसका इंतजार करूंगा। अगली सुबह मैं 7 बजे से ही पार्क के गेट पे धरना देके बैठ गया। 7:45 हो गए पर वो नहीं आई। लगता ये मेरा भ्रम है, पर नहीं, थोड़ी देर में वो खुशबू फिर से हवा में तैरने लगी। मैं धीरे से पीछे मुड़ा तो मुझे वह खुशबू भी अपने पास आती मालूम हुई। मैंने कहा, एक्सक्यूज मी, लेकिन वो नहीं रुकी। मैं घबरा गया, लेकिन थोड़ी हिम्मत करके मैंने फिर से उसको बुलाया और इस बार जरा ऊंची आवाज में कहा, एक्सक्यूज मी, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं। वो फिर भी नहीं रुकी। ये इटालियन परफ्यूम आप पे काफी अच्छा लगता है, आपको खुशबुओं की काफी समझ है। ये सुन के कदमों की आहट शांत हो गई। जाने किस चीज ने उसके कदमों को रोक लिया था। वो तुरंत पीछे की ओर मुड़ी और तेज कदमों से पास आने लगी। उन कदमों की आहट सुनकर मैं घबरा गया, कहीं मैंने कुछ गलत तो नहीं कह दिया। आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पे। वो पास आके बोली, आपको कैसे पता चला इस परफ्यूम के बारे में? उसकी जिज्ञासा से मुझको थोड़ी हिम्मत मिली। मैंने कहा, यूं समझ लीजिए कि मैं खुशबुओं से लोगों के किरदार पढ़ता हूं। मेरे एक दोस्त की परफ्यूम शॉप हुआ करती थी सिविल लाइंस में, बस उसी से थोड़ा सीख गया हूं। उसने छूटते ही कहा, पैराडाइज अरोमा। आपको कैसे? मैंने थोड़ा झिझकते हुए पूछा। मैं वहीं काम करती थी। कुछ महीनों पहले वो दुकान बंद हो गई। हमें आखिरी तनख्वाह तो नहीं दे सके, सो अपने पसंद की कुछ खुशबुएं ले जाने को कहा, पर आपको कभी देखा नहीं वहां। अब तक मुझे चैन पड़ चुका था। मेरी कही लगभग सारी बातें ठीक निकली। मैंने मुस्कुरा के उसकी बात का जवाब दिया, मैं याद शहर में नया आया हूं। मेरा दोस्त तब अपने घर यानी हमारे शहर में वापस आता तभी बात होती थी। आप यहाँ रोज आती हैं? मैं जानता था कि जवाब पता होने पे भी सवाल पूछने से बात आगे बढ़ती है। हाँ, मुझे सवेरे घूमने का शौक है, वो बोली। बस वो पल था जब से हमारी दोस्ती शुरू हुई। 7:30 बजे की सैर में अब और भी मजा आने लगा था। वो रोज सवेरे सैर को आती और मैं वहीं बेंच पे उसका इंतजार करता। 15-20 मिनट की बातचीत के बाद वो उठ के घर चली जाती। धीरे धीरे बातों का दायरा बढ़ता गया। फिर एक दिन उसने अपने बारे में बताना शुरू किया। मेरा नाम प्रीति है, मोहकमपुर से याद शहर में आई हूं। पहले उस दुकान में काम करती थी, अब एक कंपनी में अकाउंट्स देखती हूं। मेरे पिताजी रोडवेज में कंडक्टर हैं। ग्रेजुएशन के बाद मेरी शादी करवाना चाहते थे, लेकिन मैं सारी जिंदगी पति की गुलामी नहीं कर सकती, सो याद शहर आ गई कुछ बनने के लिए। खामोशी की मियाद बढ़ने लगी तो मैंने पूछा, पेंटिंग में काफी इंटरेस्ट है आपको? वो बोली, आपको कैसे मालूम? आपके हाथों से कच्चे रंग की खुशबू आ रही है, काफी समझदार लगते हैं आप, वो बोली। ये बात जब मेरे दोस्तों तक पहुंची तो वो लोग हैरान हो गए। लेकिन यार, उसने तुझे सब कुछ बता दिया। हल्की मुस्कान के साथ मैंने कहा, अरे इस दर्द भरे शहर में हमदर्द की तलाश सबको होती है। आज सुबह थोड़ी उदास थी, जैसे अलसा के दोबारा सो जाना चाहती हो। पूरे 4 दिन हो चुके थे वो पार्क में नहीं आई थी। मैं काफी देर तक उसके आने का इंतजार करता रहा। कुछ जाने पहचाने कदमों की आहट बाईं ओर से मेरे कानों में पड़ी। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन मेरा उस पर कोई हक नहीं था। मैंने खुद को संभालने की बहुत कोशिश की, पर रहा नहीं गया। गुस्से में पूछ ही डाला, इतने दिनों तक कहाँ थी? इस अनचाहे सवाल को वो बर्दाश्त न कर सकी। बोली, क्या मतलब? मैंने कहा, तुम आई नहीं? वो बोली, कोर्ट में हियरिंग थी। किस चीज की? सब कुछ तुम्हें बताना जरूरी नहीं है मुकुल, वो बोली। मैं सकपकाहट और झेप के बीच आखिर ये सोचता रहा कि इसकी जिंदगी उतनी सीधी सरल नहीं जितनी मैं सोच रहा था। आखिर कौन सी बात है जो ये बताना नहीं चाहती? आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पे।
बाग की टेबल पे चुपचाप बैठा मैं कोर्ट केस वाली बात के बारे में सोच रहा था कि उसने मुझको टोक दिया। मुकुल, कहाँ खो गए? तुम अपने बारे में कुछ बताओ, उसने बात पलटते हुए कहा। मैं उसको अपनी कहानी सुनाने लगा। बताने को बहुत कुछ है, पर वक्त इतना कम है कि कभी कुछ बता ही नहीं पाया। घर में 2 बहनें हैं। माँ पिछले साल ही गुजर गई और पिताजी बचपन में ही चल बसे थे। घर की सारी जिम्मेदारी मुझ पे आ गई। मैं यहाँ राइटर बनने आया था, पर मेरी कहानी से ज्यादा उनको मेरा अंदाज पसंद आ गया और मुझको मोटिवेटर बना दिया। वो क्या होता है? बड़ा ही मासूम सवाल था। मैं लोगों को जिंदगी बेहतर बनाने के नुस्खे देता हूं और मेरा छोटा सा तजुर्बा कहता है कि तुम वो नहीं कर रही हो जो तुम करना चाहती हो, लेकिन एक दिन तुम मकसद में जरूर कामयाब होगी। तुम्हारी हिम्मत देख के मुझको भी हिम्मत मिलती है। वो थोड़ी उदास हो गई। लफ्जों को बटोर के बोली, मुकुल, मैं तो ये भी नहीं जानती कि मुझको ऐसे में क्या कहना चाहिए, पर मैं इतना जानती हूं कि तुम एक अच्छे आदमी हो और भगवान कभी अच्छे लोगों के साथ बुरा नहीं करता। तुमको काम मिल गया, मुझे खुशी है। मुझे समझ में नहीं आया कि वो मुझको बधाई दे रही है या तसल्ली। अगले दिन मैं फिर से उसी बेंच पे बैठ गया और कुदरत मुझ पे खुशबुओं की बारिश कर रही थी। पिछली रात की बारिश से हवाओं में एक नई खुशबू घुल गई थी। उसके अंदाज से लगा वो थोड़ी जल्दी में है। मेरे पास आके बोली, मुकुल, तुमको पता है कल मेरे घर पे कोई कैनवस और पेंट देके गया, पर उसके भेजने वाले का नाम नहीं बताया। मैंने बात काटते हुए कहा, कोई जानने वाला होगा, चलो इस बहाने तुम अपने शौक पे ध्यान तो दे पाओगी। वो बोली, लेकिन इस शहर में ना तो तुम्हारे अलावा मेरा इतना अच्छा कोई दोस्त है और न ही किसी को मेरे घर का पता मालूम है। मेरे पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। मैंने ही भेजा था। मैं चाहता हूं कि तुम्हारे काम को लोग देखें। सुबह पेंट करने के बाद हाथ धो लिया करो, उनमें तुम्हारे जुनून की खुशबू रह जाती है। वो तुनक के बोली, लेकिन मैं किसी का एहसान नहीं लेना चाहती। ठीक है, तो बदले में मेरे घर की दीवारों पे पुताई कर देना। मेरा खर्चा बचा के तुम ये एहसान चुका सकती हो। वो हंस पड़ी, तुम ना पागल हो एकदम। मैंने उसके हाथों पे अपना हाथ रख दिया। कुछ देर तो वो यूं ही बैठी रही, फिर न जाने क्या सोच के उसने अपना हाथ पीछे खींच लिया। दिन बीते और वो पेंट करती गई, मुझको आके बताती कि आज उसने क्या बनाया है। लेकिन हमारी मुलाकात कभी 20 मिनट से ज्यादा लंबी नहीं होती थी। न आने का वक्त बदलता, न जाने का। कभी कुछ नहीं सोचता तो मुझसे थोड़े ख्वाब उधार ले लेती। कहती, पेंट तैयार रखना, एक दिन तुम्हारे घर में पुताई करूंगी। आज मैडम की चाल में बड़ी तेजी है, शायद किसी से नाराज हैं। पास आके आओ देखा न ताओ, छूटते ही बोल पड़ी, मुझे नहीं मालूम था तुम मेरे साथ इतना बड़ा धोखा करोगे। आज के बाद मैं तुमसे मिलने कभी नहीं आऊंगी। आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पे। न हाय न हेलो, सीधे आके मुझ पे इल्जाम लगा दिया। मैं घबरा गया था। थोड़ी हिम्मत जोड़ के पूछा, क्या हुआ प्रीति, तुम इतने गुस्से में क्यों? मुकुल, मेरे गुस्से की वजह तुम अच्छी तरह से जानते हो। मैं अपने दम पे एस्टैब्लिश होना चाहती हूँ, किसी का एहसान नहीं लेना चाहती। तुमने मिस्टर मेहता को मेरे घर मेरी पेंटिंग देखने के लिए क्यों भेजा? तुम्हारी सिफारिश पे कामयाबी नहीं चाहिए मुझे। मेरे लफ्ज होठों में दबे पड़े थे। देखो प्रीति, तुम अच्छा काम करती हो, तुम्हारे अंदर जुनून है, तुमको ब्रेक मिलना चाहिए। तुमको कैसे पता चला मैं अच्छा काम करती हूँ? देखो प्रीति, मैं इतना जानता हूं कि तुम एक अच्छी इंसान हो। एक अच्छा इंसान ही अच्छा कलाकार हो सकता है। तुम ये प्लेटफॉर्म डिजर्व करती हो। तुम कौन होते हो मुझको प्लेटफॉर्म दिलाने वाले? मेरा यकीन धम से जमीन पे टकरा गया। मैंने खुद को संभाला और कहा, देखो प्रीति, नाराज मत हो, मैंने जानबूझ के नहीं किया। वो मेरे सेमिनार में आए थे, बातों बातों में उन्होंने बताया कि उनकी आर्ट गैलरी है, उनको एक प्रोग्राम के लिए नए और टैलेंटेड पेंटर की जरूरत थी। मैंने तो सिर्फ तुम्हारा नाम सजेस्ट किया था, लेकिन मिस्टर मेहता तो कुछ और ही बात कह रहे थे। वो जानती थी कि मैं झूठ बोल रहा हूं। सुनो, खुद को साबित करने के लिए मुझको तुम्हारी चैरिटी की जरूरत नहीं है। ये कह के वो चली गई। मुझे उस पर नाज भी हो रहा था और गुस्सा भी आ रहा था। हद दर्जे की जिद्दी थी वो। मेहता के ऑफर को खारिज कर दिया। एग्जीबिशन तो लगाई, लेकिन एक चैरिटेबल ट्रस्ट के लिए। मैंने उसकी खुददारी को ठेस पहुंचाई थी। जो नाराज हुई तो फिर मानी ही नहीं। आज 2 साल हो गए हैं, वो दोबारा कभी नहीं आई। पार्क की उस बेंच पे बैठ के मैं उसका इंतजार करता रहा। उसके चले जाने से मैं उदास नहीं था, बल्कि उसकी तरक्की से काफी खुश था। मैंने बहना सीखा है,
नाव खेना नहीं सीख पाया। मैं नदी पे पड़े कंकड़ की तरह तब तक बहता रहता हूं जब तक वो नेस्तनाबूद होकर रेत नहीं बन जाता, और तब जाके उसको किनारा नसीब होता है। उसने मुझे अपनी ओपनिंग में बुलाया था, पर मेरे पास अपनी वजह थी वहां न जाने की। रिश्ते कभी कभी ऐसे मोड़ पे आ जाते हैं कि न उनको कोई नाम देना मुमकिन होता है, न ही बगैर नाम के उनका वजूद मुमकिन होता है। हमारे रिश्ते को भी किसी नाम की दरकार थी जो उसको कभी मिल नहीं पाया। पुरानी बातों को याद करते करते 9 बज गए। ओहो, देर हो गई, आज तो मुझे एक प्रोग्राम में जाना है। ब्लाइंड स्कूल में बहुत पहले काम छोड़ चुका था, पर लोग मुझको भूलते नहीं हैं, हर बार बुलाते हैं। इस बार के सालाना फंक्शन पे पहली बार दिए और मोमबत्तियों की सेल के अलावा कल्चरल प्रोग्राम भी हो रहा है। कई सालों के बाद कुछ नया हो रहा है। इस नए बदलाव से मुझको काफी खुशी हो रही थी। सोच रहा था क्यों ना दोबारा ज्वाइन कर लूं, नए लोगों के साथ काम करने में मन भी लगेगा। मैं सीढ़ियों से नीचे उतर ही रहा था कि अचानक मुझको लगा जैसे कोई भूली हुई बात याद आ रही हो। एक जानी पहचानी खुशबू मुझसे टकराई और मेरे जहन को झंझोड़ के रख दिया। वो यहां क्या कर रही है? आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पे। मैं ब्लाइंड स्कूल में पहुंचा ही था कि वो जानी पहचानी खुशबू मुझसे होके गुजरी। वो कोई और भी हो सकता था, ऐसी खुशबुएं तो बाजार में मिलती हैं। बड़ी देर तक कशमकश रही, मगर मेरे दिल ने कहा कि ये वही है। एक बार तो दिल किया कि उससे मिल लूं, मगर वो लौ बहुत मध्यम पड़ चुकी थी। मन की दीवारों पे जमी कालिमा उस रोशनी से कहीं ज्यादा थी। उससे बचने के लिए मैं रेलिंग की तरफ मुड़ गया, लेकिन इससे पहले ही वो मुझको पहचान चुकी थी। मुकुल, तुम यहां? उसके इस बेबाक टोक देने से मैं थोड़ा चौंक गया। हाँ, वो मैं यहां काम करता था, लेकिन तुम कैसे? मैं यहां पढ़ाती हूं, 2 महीने हो गए ज्वाइन किए हुए। तो तुम हो जिसकी सब इतनी तारीफ कर रहे थे? वो तुम ही हो सकती हो। जिंदगी कितनी बदल गई है मुकुल, मैंने धीरे से कहा। कभी मिलने नहीं आई? वो थोड़ी देर तक चुप बैठी रही। मुकुल, हमने ये रास्ते अपने लिए खुद चुने हैं। मैंने कुछ नहीं चुना प्रीति, तुमने चुनने का हक ही नहीं दिया मुझको। मेरी बेचैनी होठों पे आ गई थी। वो बोली, मुकुल, मैं तलाकशुदा हूं। जब हम मिले थे तब केस की हियरिंग चल रही थी। मैं काफी डिस्टर्ब थी। मैंने खुद पे काबू रखते हुए पूछा, तुमने छुपाया क्यों? बताने की कोई वजह भी नहीं थी। पिताजी ने ग्रेजुएशन के बाद ही मेरी शादी एक सरकारी बाबू से करती थी। उसकी जिंदगी में मेरे अरमानों के लिए कोई जगह ही नहीं थी। हम दोनों में नहीं बनी। मैंने तलाक मांग लिया। थोड़ी देर तक चुप रहने के बाद मैंने कहा, पता नहीं तुम मेरे सच को बर्दाश्त भी कर पाओगी या नहीं। तुम जानती हो मैं कभी इस बेंच से क्यों नहीं उठा? क्यों तुम्हारे साथ सैर करने को तैयार नहीं हुआ? क्यों तुम्हारे घर नहीं आया? क्यों तुम्हें अपने घर नहीं बुलाया? क्यों तुम्हारी एग्जीबिशन पे नहीं आया? क्यों अपनी मुलाकात को इस बेंच के दायरे में रखने की कोशिश की? मैं देख नहीं सकता प्रीति। मेरी बात खत्म हो चुकी थी, मगर प्रीति चुप थी। फिर से वही खामोशी, वो चुप्पी मेरे जज्बातों को खाने लगी थी। तुम चुप क्यों प्रीति? कुछ बोलती क्यों नहीं? मैं जानती थी तुम देख नहीं सकते। कैसे? मुझे यकीन ही नहीं हुआ। मैं पेंटर हूं मुकुल, मुझको रंगों की पहचान है। आज तक तुमने मुझसे कितनी ही बातें की हैं, लेकिन तुम्हारी किसी भी बात में रंगों का जिक्र नहीं था। न तुम नीले आसमान की बात करते थे और न तुमने कभी हरी घास की बात की। तुम्हारे हर जिक्र में खुशबू और आवाजें होती थीं। मैं समझ गई थी। उस इमारत में खंभों की तरह मैं वहीं चुपचाप खड़ा था। मन में तो बहुत कुछ था कहने को, मगर जबान ने साथ नहीं दिया। मैंने अपने बैग से एक डायरी निकाली और उसके हाथ में थमा दी। अब तो ब्रेल पढ़ना सीख गई होगी। ये डायरी है जिसमें मैंने तुम्हारे बारे में सब कुछ लिखा है। कभी वक्त हो तो जरूर पढ़ना। फासलों की रात गुजरी और फिर से सुबह के 7:30 बजे। 2 साल में पहली बार आज की सुबह मैं अकेला नहीं था। 2 हाथ कागज में उभरे बेरंग अक्षरों को छू रहे थे। उसका स्पर्श बहुत कुछ कह रहा था। मैं और प्रीति
ब्रेल में लिखी मेरी डायरी पढ़ रहे थे। बस इतनी सी थी ये कहानी।